नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 26 जनवरी को दिल्ली में निकलेगी ट्रैक्टर परेड, निगरानी के लिए पुलिस ने बनाई रणनीति। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 26 जनवरी को 2 परेड निकलना तय हो गया है। एक परेड राजपथ पर देश के सैनिकों की ओर से निकलेगी, वहीं दूसरी परेड नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से निकाली जाएगी। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस से हुई मीटिंग में किसानों की ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए औपचारिक अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड करने के लिए किसान शांतिपूर्वक दिल्ली में घुसेंगे और कार्यक्रम के बाद वापस पुरानी जगह पर चले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी के भतीजे की बीजेपी को चुनौती, यदि आरोप साबित हुए तो लगा लूंगा फांसी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपने विरोधी दल बीजेपी को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि अगर केंद्र परिवार के एक ही सदस्य के राजनीति में आने की अनुमति देने संबंधित एक कानून लेकर आएगा तो वह राजनीति छोड़ देंगे। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि अगर आप सुनिश्चित करेंगे कि परिवार का एक ही सदस्य सक्रिय राजनीति में होगा, तब तृणमूल कांग्रेस में अगले ही पल हमारे परिवार से केवल ममता बनर्जी होंगी। यह मेरा वादा है। दरअसल भाजपा नेताओं द्वारा उन्हें लुटेरा कहने पर निशाना साधते हुए अभिषेक बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वह अपने आरोपों को साबित कर देंगे तो वह सार्वजनिक रूप से फांसी पर झूल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट बटोरने के लिए स्थानीय लोगों में लगी होड़। जी हां दोस्तों, दक्षिण कोलकाता के कालीघाट इलाके में रविवार दोपहर नोटों से भरी जलती हुई बोरी के पाए जाने से सनसनी फैल गई है। बोरी में 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट भरे हुए थे। इस खबर के फैलते ही नोटों को बटोरने के लिए स्थानीय लोगों में होड़ लग गई। हालांकि जब तक वे नोट बटोरते तब तक अधिकांश नोट जल चुके थे। खबर पाकर कालीघाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जली हुई बोरी को जब्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भरी दोपहरी में नोटों से भरी बोरी वहां लाकर किसने जलाई, यह जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर कालीघाट के मुखर्जी घाट पर स्थानीय लोगों ने एक बोरी जलती हुई देखी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में प्लास्टिक कचरे के बदले मिलेगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, खुला गार्बेज कैफे। जी हां दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक के कचरे के बदले आपको अच्छा खाना मिल सकता है? जी हां दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक के कचरे के बदले आपको अच्छा खाना मिल सकता है? राजधानी दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में नजफगढ़ जोन में एक स्वीट की दुकान के साथ मिलकर ऐसा ही अनूठी पहल की शुरुआत की है। SDMC की पहल पर द्वारिका के नजफगढ़ जोन स्थित वर्धमान प्लस सिटी मॉल में डायमंड स्वीट ने गार्बेज कैफे शुरू किया है। यहाँ लोग प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों की ट्रैक्टर परेड पर पाकिस्तान आतंकी संगठनों की नजर, 308 ट्विटर हैंडल बनाए। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर हिंसा की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंकी संगठन इस रैली पर नजर गड़ाए हुए हैं और हिंसा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। हाल ही में 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये पूरी ट्रैक्टर परेड दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए अलग अलग राज्यों के एक बड़े इलाके को सुरक्षा देनी पड़ेगी। ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन कुछ सुरक्षा के लिहाज से सभी के लिए यह जरूरी है। कमिश्नर ने कहा है कि 26 जनवरी की परेड खत्म होने के बाद किसानों की ट्रैक्टर परेड दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर से शुरू होगी। किसान भाइयों पर मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने बोला है कि वह यहां से आएंगे और वहीं लौट जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईमानदारी को सलाम करेगी मोदी सरकार, प्रमोशन के लिए जल्द आएगा नया सिस्टम। जी हां दोस्तों, 7th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन को लेकर शिकायतें दूर हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग लगातार प्रमोशन की प्रक्रिया को आसान और तेज करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन समय समय पर दाखिल किए गए मुकदमों की वजह से इस प्रक्रिया में अड़चनें पैदा हो रही है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल बैठक के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ईमानदार और बढ़िया प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा है कि ईमानदार और परफॉर्मेंस को सभी चीजों से ऊपर रखकर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि काम के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि अधिकारी अपनी क्षमता के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत बेहद खराब, धुर विरोधी नीतीश कुमार ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब चल रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। इसी बीच उनके धुर विरोधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उनकी बीमारी पर बयान सामने आया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट। दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी, 4 डिग्री तक जा सकता है तापमान। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उत्तरी राजस्थान व दिल्ली समेत कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। कई राज्यों में 27 जनवरी तक घना कोहरा रहने की संभावना है और इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आ सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रविवार को सुबह 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है। इस कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले 2 से 4 दिनों तक तापमान 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ राज्यों में आने वाले 48 घंटों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 2 दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के चलते विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल डीजल प्राइस। तो दोस्तों 2 दिन की तेजी के बाद आज पेट्रोल डीजल के दाम में आम जनता को राहत मिली है। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई इजाफा नहीं किया है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बढ़ोतरी से ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। मुंबई में पेट्रोल 92.28 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी शनिवार को पेट्रोल 85 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। तो दोस्तों अपने पिछले उच्च स्तर से 8,000 रुपए तक टूटा है सोना। चांदी भी 12,500 रुपए टूटी। जी हां दोस्तों, बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 फरवरी 2021 वायदा के सोने का भाव MCX एक्सचेंज पर 308 रुपए की गिरावट के साथ 49,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसके अलावा 5 अप्रैल 2021 के सोने की वायदा कीमत बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन MCX पर 298 रुपए की गिरावट के साथ 49,298 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कम्युनिस्ट पार्टी ने PM KP शर्मा ओली को दिखाया बाहर का रास्ता, सदस्यता की रद्द। जी हां दोस्तों, नेपाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने KP शर्मा ओली की सदस्यता को भी रद्द कर दिया है। न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए स्प्लिंटर समूह के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा है कि KP शर्मा ओली की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। दरअसल पार्टी में ओली के खिलाफ बगावत के सुर काफी समय से बुलंद हो रहे थे। NCP के पृथक धड़े के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शुक्रवार को यहां एक बड़ी सरकार विरोधी रैली का नेतृत्व किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा संसद को अवैध तरीके से भंग किए जाने से देश में मुश्किल से हासिल की गई संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक प्रणाली को गंभीर खतरा पैदा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। व्हाइट हाउस के गेट पर ही खड़े रह गए राष्ट्रपति जो बाइडेन, जाते जाते ट्रंप कर गए खेल। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो बाइडेन पत्नी जिल के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। लंबे इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार व्हाइट हाउस को आधिकारिक आवास बनाने में सफल बाइडेन जब सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो खुद हैरान रह गए। दरअसल वो अपनी मंजिल से 2 कदम की दूरी पर थे, लेकिन चाहकर भी अपनी मर्जी से के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में दाखिल नहीं हो पाए।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी। जी हां दोस्तों, पहली बार बांग्लादेश के सशस्त्र बलों की टुकड़ी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी। इस टुकड़ी में बांग्लादेश के 122 जवान शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हो गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में भारत ने एक पड़ोसी मित्र देश के विशाल दल की भागीदारी को विशेष महत्व दिया है। कर्नल अयूब बांग्लादेश की इस टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाह नूर शान और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट फरनान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिबरन रहमान करेंगे। इस टुकड़ी में बांग्लादेश सेना के सैनिक, बांग्लादेशी नौसेना के नाविक और बांग्लादेश वायुसेना के एयर वॉरियर शामिल रहेंगे। बांग्लादेश के सशस्त्र बलों की यह टुकड़ी दिल्ली में राजपथ पर 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने को लेकर उत्साहित है। इस साल बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ भी हो रही है। बांग्लादेशी सैन्य टुकड़ी में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इलेक्ट्रिक कार उद्योग को बजट से बड़ी सौगातों की उम्मीद। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में प्रोत्साहन की दरकरार। जी हां दोस्तों, केंद्र के कई मंत्री हाल ही के वर्षों में भारत को इलेक्ट्रिक कारों का हब बनाने की मंशा जता चुके हैं। सरकार के भीतर भी इस पर गहन चर्चा हुई है कि आगामी बजट में दुनिया के समक्ष भारत में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर स्पष्ट खाका पेश किया जाए। इस बारे में ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर सुझाव देने वाली नीति आयोग के विशेष समूह से वित्त मंत्रालय का गहन विचार विमर्श हो चुका है। नीति आयोग की तरफ से वित्त मंत्रालय को सौंपे गए सुझावों में कहा गया है कि नीतिगत प्रोत्साहन से भारत इलेक्ट्रिक कार बाजार में छोटी कारों के निर्माण जैसी कहानी दोहरा सकता है। भारत को दुनिया में छोटी कारों की राजधानी के तौर पर भी माना जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कभी डूबने की कगार पर खड़े येस बैंक ने की तगड़ी कमाई। दिसंबर 2020 तिमाही में हुई 150 करोड़ रुपए का मुनाफा। जी हां दोस्तों, निजी क्षेत्र का येस बैंक एक साल पहले डूबने की कगार पर खड़ा था। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमाल संभाली और यह बैंक की काया पलट कर दी। अब येस बैंक ने दिसंबर 2020 तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में बैंक को 150.7 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में बैंक को 18,560 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसकी वजह से बैंक की हालत खराब हो गई थी। करीब 10 महीने पहले येस बैंक इतने घाटे में था कि आरबीआई को कई प्रतिबंध लगाने पड़े थे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, विश्व में छोटी कारों की राजधानी किस देश को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।